देख रहे हैं BC24 और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या खास है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी सियासी खबर से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 27 जनवरी को महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन करने वाली है और इसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के बड़े लीडर शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले रैली के लिए जारी हो गई अनुमति की शर्तों को लेकर दिन भर सियासी संग्राम चला है, जिसके बाद अब इंदौर जिला प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है। प्रशासन ने महू की रैली के लिए जारी अनुमति की शर्तों में अब ढील दे दी है। पहले जारी की गई अनुमति के आदेश में प्रशासन ने राजनीतिक भाषण और धर्म विरोधी भाषण पर प्रतिबंध लगाया था। कांग्रेस के विरोध के बाद प्रशासन ने अपने आदेश में सुधार किया है और शर्तों में ढील देते हुए राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध की बात को हटा दिया है। हालांकि बाकी शर्तें लागू रहेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस इस रैली के जरिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले नेता अमित शाह को अंबेडकर के अपमान पर घेरने और बीजेपी को अंबेडकर विरोधी बताने और खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूरे नेता इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े लीडर आने वाले हैं और नए आदेश के बाद कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। नियमावली है वो प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती है, उसी के अनुसार राहुल गांधी जी को भी अनुमति दी गई है। हम राहुल गांधी से उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ किसी तरह की ऐसी बातें ना करें जो कि मध्य प्रदेश का माहौल खराब करे। तो पहले कांग्रेस की रैली को लेकर महू में जिला प्रशासन ने एक शर्त के आदेश की लिस्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि मंच से राजनीतिक भाषण और धर्म विरोधी भाषण नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लगातार विरोध के बाद अब प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है और जो शर्त है उनके पॉइंट्स में बदलाव किया गया है। राजनीतिक शर्त की बात पर अब राजनीतिक भाषण की बात पर अब ढील दे दी गई है। वहीं धर्म विरोधी भाषण का जो शर्त है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। पहले राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब विरोध के बाद नया आदेश जारी किया गया है और प्रशासन इसमें यू टर्न मारते हुए दिखाई दे रही है। महू में कांग्रेस की रैली को लेकर शर्तों में ढील दिया गया था। तो संविधान रैली को लेकर पहले प्रशासन ने आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक भाषण नहीं देना है, धर्म विरोधी भाषण नहीं दिया जा सकता। लेकिन कांग्रेस के लगातार विरोध के बाद अब प्रशासन ने यू टर्न लिया है, नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक भाषण में अब प्रतिबंध नहीं है, वहीं धर्म विरोधी भाषण में अब भी प्रतिबंध रहेगा। तो खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है। कांग्रेस की संविधान रैली के लिए मिली अनुमति की शर्तों के कारण जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, उस पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह जुड़ गए हैं। नवीन, प्रशासन ने राजनीतिक भाषण पर पहले प्रतिबंध की शर्त रखी थी और विरोध के बाद इसे हटा दिया है। प्रशासन की इस गलती पर सरकार ने क्या संज्ञान लिया और क्या ऐसी कोई सूचना है कि सरकार ने इस मुद्दे पर कुछ कहा है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बयान आएगा भी नहीं। जिला प्रशासन इंदौर ने ये आदेश दिया था, उन्हीं का निर्णय था और लिहाजा जिला प्रशासन के अफसरों ने ही संशोधित अनुमति पत्र जारी कर दिया है और ये बता दिया है कि राहुल गांधी आए और भाषण दे, लेकिन मर्यादा के साथ, संयम के साथ, कोई गड़बड़ ना हो, कोई गलत बयानी ना हो, ऐसा कोई बयान ना दे, ऐसा कोई भाषण ना दे जिससे माहौल खराब हो मध्य प्रदेश का। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश का इंदौर जिला प्रशासन लेगा। तो ये इन शर्तों के साथ उनको अनुमति दी गई है। जो 7-8 बिंदु हैं वो बाकी के सारे बिंदु यथावत हैं, लेकिन जो अभी अपडेटेड जो ऑर्डर है उसमें राजनीतिक भाषण ये शब्द को हटा दिया गया, इस शब्द को विलोपित कर दिया गया है। इसका मतलब ये साफ है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता वहां पर भाषण दे सकते हैं, लेकिन चूंकि भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, उनके नाम से उस नगर को बसा दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, लिहाजा प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार ये उम्मीद करती है कि भले राहुल गांधी सियासी बात करें, भले राजनीतिक बात करें, लेकिन उस जगह की, उस स्थल की गरिमा बनाए रखें, मर्यादा के साथ बात करें। तो ये उम्मीद जिला प्रशासन ने
की है और अनुमति पत्र फिलहाल जारी कर दिया है। 2 लाख लोग 27 तारीख को जुटने वाले हैं। बड़ी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी हालांकि ये दावा कर रही है कि प्रशासन ने सिर्फ इसलिए राहुल गांधी के भाषणों पर बैन लगाया था क्योंकि राहुल गांधी जहर उगलते हैं, और अब जब प्रशासन ने बैन हटा लिया है तो कांग्रेस बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी कम से कम अब जहर ना उगलें। प्रशासन ने अगर आपको ढील दी है, छूट दी है, तो उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। लिहाजा संयम और मर्यादा के साथ अपनी बात मध्य प्रदेश के लोगों से रखें या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रखें। तो फिलहाल यू टर्न के बाद बीजेपी नेताओं का ये बयान आया है कि राहुल गांधी 27 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में जहर ना उगलें, कुछ गलत बयानी ना करें। लेकिन नवीन, जिला प्रशासन के यू टर्न के बाद तो कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है, तो क्या लगता है कि अब यू टर्न के बाद कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, ये जरूर है कि प्रशासन के यू टर्न का माइलेज लेने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी, खासकर दलित और अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच में ये बताने की कोशिश करेगी कि राहुल गांधी असली हमदर्द दलित अनुसूचित जनजाति के हैं। कांग्रेस पार्टी असल हमदर्द है और उन्हीं के मुद्दे की, उन्हीं के हक की बात करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अंबेडकर नगर में मौजूद होने वाले थे और यहाँ पहुँचने वाले थे, और उसके पहले शासन और बीजेपी सरकार डर गई। तो ये माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी शुरू से कर रही है और अब भी कर रही है और आगे भी करेगी। अब चूंकि प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है तो सीधे तौर पर यह साबित हो गया है कि प्रशासन ने अपनी गलती मान ली है, राजनीतिक भाषण शब्द हटा दिया है। लिहाजा अब खुलकर कांग्रेस पार्टी इसका प्रचार करेगी और खासकर 37% आबादी के बीच में जाएगी और बताएगी कि देखिए राहुल गांधी से बीजेपी की सरकार कितना डरती है। मोदी जी डरते हैं, मोहन यादव डरते हैं, तमाम स्टेट्स की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की डरती हैं, इसलिए उनके भाषणों पर बैन लगाया जाता है, उनको आने से रोका जाता है, उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में प्रकरण बनाए जाते हैं। तो ये सारे हवाले कांग्रेस पार्टी अगले कुछ दिन देने वाली है। तो बहुत हद तक मुमकिन ये भी है कि राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई दूसरा नेता 27 तारीख को मन से ये बात ना कह दे कि मेरे आने के पहले मेरे भाषण पर बैन लगाने की कोशिश यहाँ हुई थी, लेकिन वो कांग्रेस के विरोध की वजह से नाकाम साबित हुई। तो फिलहाल ठीक है नवीन, तो अब आगे ये देखना होगा कि प्रशासन के यू टर्न से कांग्रेस कितना लाभ उठा पाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महू में होने वाली कांग्रेस की यात्रा पर सियासत जारी है। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस की यात्रा को ढोंग बताया है। लाल सिंह आर्य ने कहा कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली पर माथा तक नहीं टेका है और कांग्रेस की महू यात्रा सिर्फ नौटंकी है। और वहीं यात्रा को लेकर उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि यात्रा से बीजेपी में बौखलाहट है और बीजेपी ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया है। भाजपा हमेशा से ही चुनाव के समय अंबेडकर को याद करती है और चुनाव होते ही भूल जाती है। और अब सीधे आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन सुनाते हैं। में भी दिखाई देता है। उस सभा में देश के सभी हिस्सों और सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व था। सबसे अधिक उल्लेखनीय बात ये है कि संविधान सभा में सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृतकर, सुचेता कृपलानी, हंसाबेन मेहता और मालती चौधरी जैसे 15 असाधारण महिलाएं भी शामिल थी। दुनिया के कई हिस्सों में जो महिलाओं की समानता को एक सुदूर आदर्श समझा जाता था, तो भारत में महिलाएं राष्ट्र की नियति को आकार देने में सक्रिय योगदान दे रही थी। हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज इसीलिए बन पाया है क्योंकि नागरिकों की निष्ठा सदियों से हमारी नैतिकता परक जीवन दृष्टि का प्रमुख तत्व रही है। हमारा संविधान भारतवासियों के रूप में हमारी सामूहिक अस्मिता का मूल आधार है, जो हमें एक परिवार की तरह एकता के सूत्र में पिरोता है। पिछले 75 वर्षों से संविधान ने हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। आज के दिन हम संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभा के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों,
संविधान के निर्माण से जुड़े विभिन्न अधिकारियों और ऐसे अन्य लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनके कठिन परिश्रमों के फलस्वरूप हमें ये विलक्षण ग्रंथ प्राप्त हुआ। प्यारे देशवासियों, संविधान लागू होने के बाद के ये 75 वर्ष हमारे युवा गणतंत्र की सर्वांगीण प्रगति के साक्षी है। स्वाधीनता के समय और उसके बाद भी देश के बड़े हिस्सों में घोर गरीबी और भूखमरी की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन हमारा आत्मविश्वास कभी डिगा नहीं। हमने ऐसे परिस्थितियों के निर्माण का संकल्प लिया जिनमें सभी को विकास करने का अवसर मिल सके। हमारे किसान भाई बहनों ने कड़ी मेहनत की और हमारे देश को खाद्यान्न उत्पादन निर्भर बनाया। हमारे मजदूर भाई बहनों ने अथक परिश्रम करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कायाकल्प कर दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेतृत्व की स्थिति हासिल कर रहा है। संविधान में निर्धारित रूपरेखा के बिना ये व्यापक परिवर्तन संभव नहीं हो सकता था। हाल के वर्षों में आर्थिक विकास की दर लगातार ऊंची रही है, जिससे हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुई है। किसानों और मजदूरों के हाथों में अधिक पैसा आया है तथा बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। साहसिक और दूरदर्शी आर्थिक सुधारों के बल पर वर्षों में प्रगति की ये रफ्तार बनी रहेगी। समावेशी विकास हमारी प्रगति की आधारशिला है, जिससे विकास का लाभ व्यापक स्तर पर अधिक से अधिक देशवासियों तक पहुंचता है। सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और अटल पेंशन योजना जैसी वित्तीय समर्थन विस्तार किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता पहुंचाए जा सके। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है कि सरकार ने जन कल्याण को नई परिभाषा दी है, जिसके अनुसार आवास और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों को अधिकार माना गया है। वंचित वर्गों के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों के युवाओं के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां, राष्ट्रीय फेलोशिप, विदेशी छात्रवृत्तियां, छात्रावास और कोचिंग सुविधाएं दी जा रही है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना द्वारा रोजगार और आमदनी के अवसर उत्पन्न कर अनुसूचित जातियों के लोगों की गरीबी को तेजी से कम किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है, जिनमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन शामिल है। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। पिछले एक दशक में सड़कों और रेल मार्ग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक हब्स सहित फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बल दिया गया है। इससे एक ऐसा मजबूत आधार विकसित हो गया है जो आने वाले दशकों में विकास को संबल प्रदान करेगा। सरकार ने वित्त के क्षेत्र में जिस तरह से प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है, वो एक मिसाल है। डिजिटल भुगतान को विभिन्न विकल्पों के साथ साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रणाली ने समावेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फॉर्मल सिस्टम में शामिल किया जा सका है। इसके कारण सिस्टम में अभूतपूर्व पारदर्शिता भी आई है। इस प्रक्रिया में
कुछ वर्षों के दौरान ही हमने एक ऐसा मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लिया है जो विश्व की श्रेष्ठतम संरचनाओं में से एक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जैसा साहसिक उपायों के परिणाम स्वरूप बैंकिंग व्यवस्था अब अच्छी स्थिति में आ गई है। इससे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में काफी कमी आई है। प्यारे देशवासियों, वर्ष 1947 में हमने स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी, लेकिन कई अफसोस लंबे समय तक विद्यमान रहे। हाल के दौर में उस मानसिकता को बदलने के ठोस प्रयास हमें दिखाई दे रही है। ऐसे प्रयासों में इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने का निर्णय सर्वाधिक उल्लेखनीय है। न्याय शास्त्र की भारतीय परंपराओं पर आधारित इन नए अधिनियमों द्वारा दंड के स्थान पर न्याय प्रदान करने की भावना को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखा गया है। इसके अलावा इन नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर काबू पाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इतने बड़े पैमाने पर सुधार के लिए साहसपूर्ण दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। देश में चुनाव को एक साथ संपन्न कराने के लिए संसद में पेश किया गया विधेयक एक और ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा सुशासन को नए आयाम दिया जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। संसाधनों की अन्यत्र खर्च हो जाने की संभावना कम हो सकती है तथा वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। इनके अलावा जन हित में अनेक अन्य लाभ भी हो सकते हैं। हमारे सांस्कृतिक विरासत के साथ हमारे जुड़ाव और अधिक गहरा हुआ है। इस समय आयोजित हो रहे प्रयागराज महाकुंभ को उस समृद्ध विरासत की प्रभावी अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करने तथा उनमें नई ऊर्जा का संचार करने के लिए संस्कृति के क्षेत्र में अनेक उत्साहजनक प्रयास किए जा रहे हैं। भारत भूमि महान भाषाई विविधता से समृद्ध है। इस समृद्धि को संरक्षित करने तथा इस और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने असमिया, बंगला, मराठी, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया भाषाएं पहले से ही इन श्रेणी में शामिल हैं। और भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर इंडिया नाम हटाने की मांग अब तेज हो गई है। इंडिया नाम हटाकर भारत करने की फिर से मांग उठी है। बीजेपी कार्यालय के सामने पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें ये मांग की गई है। पोस्टर में लिखा है कि इंडिया नाम हटाएं और भारत नाम अपनाएं। शिक्षक संदर्भ समूह ने ये बैनर और पोस्टर लगाए हैं। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर इंडिया नाम हटाने की मांग अब तेज हो गई है। बीजेपी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं। शिक्षक संदर्भ समूह ने बैनर और पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा गया है कि इंडिया नाम हटाकर भारत नाम अपनाएं। इधर उमरिया में घायल बाघ मिला है। खितौरी कोर जोन में ये घायल अवस्था में बाघ मिला। सफारी के दौरान घायल बाघ को कैमरे में कैद किया गया, जिसके बाद इसे देखा गया। आपसी संघर्ष की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। घायल बाघ के गले और पैर में गंभीर चोट के निशान है और आपसी संघर्ष की वजह से ये पूरी घटना हुई है, ये बताया जा रहा है। घायल बाघ को मुकुंदपुर टाइगर सफारी शिफ्ट किया जाएगा और मुकुंदपुर सफारी में चिकित्सकों की निगरानी में इस घायल बाघ का इलाज होगा। और अगर इंदौर में
आप किसी को चौराहे पर भिखारी को भीख दे रहे हैं तो ये दरियादिली आपके लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि इंदौर कलेक्टर ने शहर को भिक्षुक मुक्त करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें पहले भीख लेने वालों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब भीख देने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। और इसी मामले में भिक्षा लेने और देने के 2 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें फरियादी भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल के अधिकारी फूल सिंह ने भंवरकुआं थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कलेक्टर आशीष सिंह की ओर से आदेश जारी कर भिक्षा लेने और देने दोनों को प्रतिबंधित किया गया है और इस आदेश के उल्लंघन पर सोनाबाई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और इसी तरह एक और मामले में भंवरकुआं थाने में ही भिक्षा देने वाले युवक पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर 188 के तहत पंजीबद्ध की गई हैं, जो भिक्षावृत्ति प्रतिबंधित करने के लिए कलेक्टर साहब द्वारा पूर्व में जो आदेश निकाला गया था, उसमें आज उसमें जो टीम गठित की गई थी, उन टीम द्वारा थाने पर आकर के आवेदन दिया गया, जिस पर से थाना भंवरकुआं पर एफआईआर दर्ज की गई। अगर भिक्षा कोई देता है तो वो भी किसी न किसी रूप में भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन करता है, जिसके लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी हमारे द्वारा निकाला गया था। इसके साथ साथ जो भिक्षावृत्ति की सूचना देगा उसको 1000 रुपये की सम्मान राशि भी हमारी तरफ से दी जा रही है। लगभग 25 लोगों को अभी तक सम्मान राशि दी गई और आगे भी प्रशासन द्वारा योजना चालू है। ग्वालियर का आदर्श नगर आधी रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पुरानी रंजिश पर आधा दर्जन बदमाशों ने घर को टारगेट कर पथराव किया है। जब घर का मालिक बाहर निकल कर आया तो एक के बाद एक 4 से 5 गोलियां चला दी गई और युवक ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही बदमाश वहां से फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने एक नामजद सहित आधा दर्जन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में 2 दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें आदर्श नगर इलाके में कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई थी और उस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए वायरल वीडियो पर आरोपीगणों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है और आरोपीगणों की तलाश कर रहे हैं। एक आध आरोपी की गिरफ्तारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।